तो देखिए इनोवेशन का मतलब क्या होता है, जब कोई ऑलरेडी कोई आप काम कर रहे हो और उसी काम को जब आप बेटर और स्मार्टर वे में करते हैं, कुछ अलग तरीके से करते हैं, तो उसी को हम इनोवेशन कहते हैं। बेटर एंड स्मार्टर वे ऑफ डूइंग एनीथिंग इज इनोवेशन। इट कुड बी द इंट्रोडक्शन ऑफ, अब वो क्या हो सकता है, न्यू टेक्नोलॉजी, यानी आप कोई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर रहे हो। जैसे कि एलजी ने क्या किया, एक नए टाइप का स्क्रीन डेवलप किया जो कि फोल्ड हो सकता है, रोल अप हो सकता है। जैसे न्यूज़पेपर को आप रोल कर देते हो ना, उसी तरीके से उस फोन को भी आप रोल कर सकते हो। तो ये नई टेक्नोलॉजी है। मोबाइल फोन में, स्मार्टफोन में आए दिन कुछ ना कुछ नई चीजें डेवलप होती रहती है, नई टेक्नोलॉजीज आपके सामने आती रहती है। मोबाइल्स हैं, बुक की तरह फोल्ड कर सकते हो, एलजी ने डेवलप किया, रोल अप कर सकते हो। तो न्यू टेक्नोलॉजीज। इसी तरीके से आप जो है व्हीकल्स में देखें तो पहले हम पैदल पैदल चलते थे, फिर जानवरों का इस्तेमाल करके बुलक कार्ट का यूज किया, फिर उसके बाद आपके पास स्कूटर साइकिल आया, स्कूटर आया, स्कूटर के बाद मोटरसाइकिल आई, मोटरसाइकिल कार आया। अब कार में भी जो है पहले डीजल, फिर पेट्रोल, और उसके बाद अब इलेक्ट्रिकल कार्स घूम रहे हैं। उसके बाद अब वाटर से और सन की रेज से जो है कार्स जो है वो रन कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजीज में डेवलपमेंट है, ये क्या है, इनोवेशन है। इसी तरीके से आप न्यू प्रोडक्ट लाइन या सेगमेंट को भी आप जो है क्रिएट कर सकते हैं। आप सपोज करिए ऑलरेडी कोई आपका बिजनेस रन कर रहा है, आप जो है सिर्फ सोप डेवलप करते हैं, नहीं सोप बनाते थे, अब आपने क्या किया कि सोप के अलावा अब आप डिटर्जेंट भी बनाएंगे। या फिर आप एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में डील करते थे, अब आपने डिसाइड किया कि आप जो है क्लोथिंग में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम भी सेल करेंगे। तो ये न्यू प्रोडक्ट लाइन हो गया। तो ये भी क्या है, इनोवेशन है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ए न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन, आपने प्रोडक्शन का कोई नया तरीका चूज किया है। आप जो पहले कोई प्रोडक्शन मेथड था ओल्ड, उसको आपने चेंज करके न्यू प्रोडक्शन मेथड कर दिया, तो ये भी इनोवेशन है। इसी तरीके से एन इंप्रूवमेंट इन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, यानी कि ऑलरेडी आपका कोई प्रोडक्ट था, उसमें कुछ आपने इंप्रूवमेंट किया है। जैसे आपने उसकी पैकेजिंग चेंज कर दी, या फिर उसके टेस्ट को चेंज कर दिया, फ्लेवर चेंज किया, या फिर आपने उसकी लेवलिंग चेंज की, पैकेजिंग चेंज की, या फिर आपने उसकी बोटल्स को चेंज किया। तो कुछ ना कुछ आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में चेंज करते हो, तो फिर वो भी क्या कहलाता है, इनोवेशन कहलाता है। यानी कि आपने काम वही कर रहे हो लेकिन कुछ बेटर वे में और स्मार्टर वे में आप काम कर रहे हो, तो उसी चीज को इनोवेशन कहते हैं। बाइक थी, हम किक मारते थे, उसको तो है और स्मार्ट वे किया गया, आपने सेल्फ स्टार्ट दे दिया, तो वो स्मार्टर वे हो गया। तो दैट इज इनोवेशन। क्लियर। तो पीटर ड्रकर ने इसको डिफाइन किया है। पीटर ड्रकर ने क्या कहा कि इट इज द मीन्स बाय विच एंटरप्रेन्योर आइदर क्रिएट्स न्यू वेल्थ प्रोड्यूसिंग रिसोर्स और इंडोज एग्जिस्टिंग रिसोर्स विद इनहेंस्ड पोटेंशियल फॉर क्रिएटिंग वेल्थ। यानी कि उन्होंने क्या कहा कि इनोवेशन एक मीन्स है जिसके थ्रू एंटरप्रेन्योर जो होता है वो नए वेल्थ प्रोड्यूसिंग रिसोर्सेज को डेवलप करता है, या फिर जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज है उसको यूज करके जो है अपने अंदर एक पोटेंशियल ग्रो करता है जिससे कि वो वेल्थ को क्रिएट कर सके। तो वही चीज इनोवेशन है। इनोवेशन इज द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। जो एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं उसका स्पेसिफिक फंक्शन है, चाहे वो एग्जिस्टिंग बिजनेस हो, चाहे पब्लिक सर्विस इंस्टीट्यूशन में कोई काम कर रहा हो, चाहे फिर एक अपना नया वेंचर खोल के कोई इंडिविजुअल काम कर रहा हो, उसके लिए इनोवेशन जो है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। तो इनोवेशन का मतलब क्या हुआ कि जब आप कोई नई टेक्नोलॉजी या फिर कोई नया प्रोडक्ट लाइन या फिर कोई नया मेथड ऑफ प्रोडक्शन या प्रोसेस या फिर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कुछ आप इंप्रूवमेंट करते हैं, किसी नए मार्केट में एंटर कर जाते हैं, तो ये चीज़ इनोवेशन कहलाती है बिजनेस में। सोर्सेज ऑफ इनोवेशन कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि इनोवेशन करने के लिए, कोई नई चीज़ डेवलप करने के लिए आपको आइडिया कहाँ से मिल सकता है, आपको अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी, इसके लिए जो है आप सोर्सेज को ढूंढते हैं इनोवेशन करने के लिए। तो बहुत सारे इनोवेशन के सोर्सेज हैं, जैसे आप एम्प्लॉयज़ से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, कस्टमर से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, फीडबैक ले सकते हैं, कॉम्पिटिटर को ऑब्जर्व करके जो है वहां से आइडिया जनरेट कर सकते हैं, मार्केट रिसर्च से इंफॉर्मेशन लेके आप अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर कोई फेयर से या एग्जीबिशन है वहां से आप आइडिया जनरेट कर सकते हैं और अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ सकते हैं। लेकिन इसके अलावा पीटर एफ ड्रकर ने जो है 7 सोर्सेज ऑफ इनोवेशन बताए हैं, जहां से अगर आप सही तरीके से कॉन्शियस और पर्पसफुल तरीके से सर्च करेंगे इनोवेशन अपॉर्चुनिटीज को, तो एक सक्सेसफुल इनोवेशन आप क्रिएट कर सकते हैं। तो वो 7 सोर्सेज ऑफ इनोवेशन कौन से हम डिस्कस करेंगे। तो मोस्ट इनोवेशन, especially the successful ones, result from a conscious purposeful search for innovation opportunities। यानी कि अगर कोई पर्सन, कोई कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन कॉन्शियस तरीके से और पर्पसफुल तरीके से किसी मकसद को पाने के लिए इनोवेशन अपॉर्चुनिटीज को सर्च करती है, तो वहाँ पे वो सक्सेसफुल इनोवेशन क्रिएट कर सकती है। तो यहाँ पे जो है ये जो सक्सेसफुल इनोवेशन अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं वो कुछ ही सिचुएशंस में मिलती हैं। उन्हीं सिचुएशंस में 7 सिचुएशंस हैं जहाँ पे कंपनीज जो है एक सक्सेसफुल इनोवेशन अपॉर्चुनिटीज को सर्च कर सकती है। तो इनमें से 4 जो है वो कंपनी या फिर इंडस्ट्री के अंदर होते हैं। 4 सच एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट विद इन ए कंपनी और इंडस्ट्री, और 3 जो है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में अवेलेबल होते हैं। 4 जो एरियाज हैं वो कौन से हैं, 4 एरियाज, अनएक्सपेक्टेड ऑकरेंस, इनकॉन्ग्रुइटीज, प्रोसेस नीड और इंडस्ट्री एंड मार्केट चेंजेस। वहीं पे जो 3 हैं, 3 एडिशनल सोर्सेज ऑफ अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट आउटसाइड अ कंपनी इन इट्स सोशल एंड इंटेलेक्चुअल एनवायरनमेंट, यानी कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हम कहते हैं। तो वो कौन से हैं, डेमोग्राफिक चेंजेस हैं, चेंज इन परसेप्शन एंड
न्यू नॉलेज। तो अब एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे अनएक्सपेक्टेड सक्सेस और फेलियर। अनएक्सपेक्टेड ऑकरेंस का मतलब यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड सक्सेस भी हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड फेलियर भी हो सकता है, या फिर कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो सकता है जो कि आउटसाइड इन्वायरमेंट में हुआ है, और उससे जो है आपको अपॉर्चुनिटीज, अगर आप सही तरीके से पर्पजफुल तरीके से जो है आप उसको सर्च करेंगे तो आपको जो है वहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिखेगी। जैसे कि हम आईबीएम का एग्जांपल लें, तो आईबीएम क्या है, आईबीएम ने अकाउंटिंग मशीन बनाई थी जिसको वो बैंक को बेचना चाहती थी, लेकिन बाद में पता चला वो तो लाइब्रेरी जो है वो चाहती है कि लाइब्रेरी परचेज कर लो। फिर लाइब्रेरी ने 3 मशीन उसको परचेज किया। उसके बाद फिर यूनिवैक ने जो है एडवांस साइंटिफिक कंप्यूटर बनाया, जिसके बाद फिर आईबीएम को लगा कि हाँ ये हमारा एक अनएक्सपेक्टेड सक्सेस था। फिर धीरे धीरे फिर डेवलपमेंट हुआ और आज आप जानते हैं कि आईबीएम सबसे टॉप क्लास पे कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज में आती है। तो ये अनएक्सपेक्टेड सक्सेस था जो उसको नहीं पता था कि ये जो है हम सक्सेसफुल हो सकते हैं इस एरिया में, और फिर उससे अपॉर्चुनिटीज उन्होंने आइडेंटिफाई की। तो बहुत सारे ऐसे फेल्योर्स होते हैं जहाँ से आपको आइडियाज़ लग सकते हैं, बहुत सारे ऐसे सक्सेस होते हैं जहाँ से आपको आइडियाज़ जनरेट हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे आउटसाइड इन्वेंट होते हैं जो अनएक्सपेक्टेड थे और वहाँ से आप आइडियाज़ जनरेट कर सकते हैं इनोवेशन के। नेक्स्ट जो है इनकॉन्ग्रिटीज। इनकॉन्ग्रिटीज का मतलब क्या हो गया कि जब आप जो रियलिटी होती है और जो रियलिटी है उन दोनों के बीच में डिफरेंसेस को देखते हैं। क्लियर? जैसे कि कई बार ऐसे होता है कि इंडस्ट्रीज जो होती है जो ग्रो तो कर रही होती है लेकिन उनका जो मार्जिन वो फॉल हो रहा होता है, यानी कि ग्रो कर रही है, मार्केट से बढ़ रहा है, लेकिन उनका प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो वहाँ पे जो है फिर आप जो है कुछ इनोवेशन करके इस चीज़ को हटा सकते हो। जैसे स्टील इंडस्ट्री की बात करें तो स्टील इंडस्ट्री जो है इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री थी, लेकिन वहाँ पे मार्केट उसका ग्रो नहीं होता, सेल्स उतने होते, तो वहाँ पे इनोवेशन हुआ, स्टील का मल्टीपल सेक्टर में यूज़ होना स्टार्ट हुआ और देखिए आज उसकी मार्जिन्स इंक्रीज हो गई और स्टील इंडस्ट्री अच्छी खासी इंडस्ट्री है। तो इस तरीके से जो है आप इनकॉन्ग्रिटीज को पहचान कर इनोवेटिव आइडियाज जनरेट कर सकते हैं। देन आता है दैट इज प्रोसेस नीड, यानी कि क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं जहां पे डिफरेंसेस होते हैं, डेफिशिएंसीज होती हैं। उन डेफिशिएंसीज को हटा के जब आप कुछ इनोवेशन करके उस डेफिशिएंसी को हटाते हैं तो वहां से भी आपको इनोवेटिव आइडियाज मिल सकते हैं। जैसे कि पहले क्या होता था कि जो ग्लास कटते थे वो स्मूथ फिनिश नहीं होती थी ग्लास कटिंग में, तो यहाँ से आपको प्रोसेस में कुछ ना कुछ इनोवेशन का आइडिया आ सकता है कि कैसा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया जाए जिससे कि इस ग्लास की स्मूथ कटिंग हो सके, और फिर डेवलप हुआ भी, और अब देखिए स्मूथ फिनिश के साथ ग्लासेस आपको अवेलेबल होते हैं। तो ये क्या होता है कि प्रोसेस से आपको क्या पता चला, इनोवेटिव आइडियाज आया। जैसे कि प्रोसेस पहले क्या था कि किसान लोग बैल से जो है खेतों की जुताई करते थे, अब क्या है ट्रैक्टर का डेवलपमेंट हो गया और ट्रैक्टर जो है ट्रैक्टर से जुताई किया, तो प्रोसेस को चेंज कर दिया गया। ठीक, तो यहां से भी यानी कि कोई ऑलरेडी प्रोसेस चल रहा है उससे आप आइडिया जनरेट कर सकते हैं और उसको जो है उसके लिए इनोवेशन कर सकते हैं, उस प्रोसेस को हटाने के लिए, उस प्रोसेस को इजी बनाने के लिए। देखिए इनोवेशन में बट ऑब्वियसली जो ऑलरेडी चल रहा था उसको इम्प्रूव्ड वर्जन होता है, ये नहीं कि पहले जो था उससे भी बेकार कर दिया, नहीं, इम्प्रूव्ड वर्जन होता है इनोवेशन में। नेक्स्ट आता है आपका इंडस्ट्री एंड मार्केट चेंजेस। तो इंडस्ट्री एंड मार्केट चेंजेस बट ऑब्वियस बात है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती है इंडस्ट्रीज़ में, मार्केट में। आपको जो है उसको ध्यान से देखते रहना है, ऑब्जर्व करते रहना है, अलग अलग कस्टमर सेगमेंट्स आपको मिलेंगे तो वहाँ से उनके लिए जो है न्यू इनोवेशन आप कर सकते हैं। जैसे कि मार्केट में है बहुत सारे लोग सिगरेट पीते हैं, तो अब सिगरेट पीने में बहुत सारे ऐसे कस्टमर सेगमेंट होंगे जो सिगरेट छोड़ना चाहते हैं, तो आपके पास आइडिया आया, आपने उनके लिए प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो सिगरेट छोड़ना चाहते हैं, उनके लिए प्रोडक्ट्स को लॉन्च किए जाते थे। यानी कि आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो आपकी इंडस्ट्री और मार्केट में भी मिलती रहती है। मार्केट स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है, कभी कोई मार्केट बूम पे होता है, कभी कोई सेक्टर बूम पे होता है, कभी कोई इंडस्ट्री बूम पे होती है। जैसे कि समर सीजन में चलिए तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बूम पे होती है, सब लोग बाहर घूमने जाते हैं, तो इसमें आप जो है कुछ नया इनोवेशन कर सकते हैं। बहुत लोग हैं जो समर सीजन में पैकेज लॉन्च कर देते हैं, तो आइडियाज़ कहीं से भी आपको जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है दैट इज डेमोग्राफिक चेंजेस। देखिए डेमोग्राफिक चेंजेस का मतलब ये होगा कि आपकी लाइफस्टाइल, आपका एजुकेशन, आपका इनकम, ये पैटर्न चेंज होना। तो आपका ये अगर पैटर्न चेंज हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप यहाँ से भी इनोवेशन आपको आ सकता है। जैसे एजुकेशन, आज के टाइम पे सभी को एजुकेशन चाहिए, तो अब क्या है, ऑफलाइन तो आप स्कूल में पढ़ सकते हैं, आप ऑनलाइन भी घर बैठे डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। डिस्टेंस एजुकेशन, जॉब करते करते जो है आप डिग्री हासिल कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, इनोवेशन की वजह से ही हुआ है कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है कि आप अपनी एजुकेशन पा सकें। इनकम के भी आज एक सोर्स नहीं है, बहुत सारे मल्टीपल सोर्स हैं। तो इनोवेशन की वजह से अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे जनरेट हुई, और अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ से पता चली, इन सब चीज़ों को केयरफुली ऑब्जर्व करके। चेंज इन परसेप्शन, मूड और मीनिंग। परसेप्शन जैसे कि पहले क्या था, लोग हेल्थ या फिटनेस पे ध्यान देते हैं, अब क्या है कि लोग हेल्थ और फिटनेस पे ध्यान देते हैं। तो हेल्थ और फिटनेस पे ध्यान देते हैं तो इस चीज़ को अगर आप सही से ऑब्जर्व करेंगे तभी तो ये आज के टाइम पे देखेंगे एक्सरसाइज या जॉगिंग
इक्विपमेंट अवेलेबल हैं। तो क्यों अवेलेबल है? क्योंकि लोगों का मानना है कि हेल्थ और फिटनेस इंपॉर्टेंट है। तो परसेप्शन चेंज हुआ, तो लोगों ने हेल्थ एक्सरसाइज और जॉगिंग इक्विपमेंट, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल गई कंपनी को, और कंपनी ने एक्सरसाइज जॉगिंग इक्विपमेंट बनाना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि पहले क्या था कि दिल की बीमारी हो जाती थी तो तेल खाने से होती है, तो यहाँ पे पता चला सबको कि सब लोग तेल को सही तरीके से खाना चाहते हैं, सही तेल खाना चाहते हैं। तो फिर क्या हुआ, सनफ्लावर आ गया, फिर कोई रिफाइंड फॉर्च्यून रिफाइंड आ गया। तो वो क्या है, अब नए नए वेरिएंट ला रहे हैं कि जो कि आपको हार्ट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ये क्या है, परसेप्शन चेंज हो रही है, वहाँ से आपको आइडियाज़ मिल रहे हैं और आप जो है इनोवेशन कर रहे हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज़ न्यू नॉलेज, यानी कि जब कोई वो साइंटिफिक हो चाहे नॉन साइंटिफिक हो या फिर सोशल से रिलेटेड कोई नई इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, कोई नया इन्फॉर्मेशन मिलता है, तो वहाँ से भी आप इनोवेटिव आइडियाज़ जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि बाइनरी अर्थमेटिक, जब बाइनरी अर्थमेटिक का कॉम्बिनेशन बना तो ये यहाँ से तो आया, वो जो कंप्यूटर मशीन बनी वो कहाँ से बनी, बाइनरी डिजिट से ही तो यूज़ करती है बाइनरी डिजिट। तो बाइनरी अर्थमेटिक का जब डेवलपमेंट होगा, कैलकुलेटिंग मशीन का डेवलपमेंट हुआ, पंच कार्ड का हुआ, तो वहीं से तो ये सारी चीज़ें कंप्यूटर्स का जो है इनोवेशन हुआ। तो आपको साइंटिफिक या नॉन साइंटिफिक इंफॉर्मेशन का यूज़ करके भी जो है आप कुछ नया इनोवेट कर सकते हैं। तो आपको इनको भी ध्यान से सर्च करते रहना चाहिए इस एरिया में भी। तो ये 7 सिचुएशन हैं जिनको आप अगर सही तरीके से पर्पजफुली और कॉन्शियस तरीके से सर्च करें तो आप जो है इनोवेशन आइडियाज़ पा सकते हैं। बात कर लें टाइप्स ऑफ इनोवेशन की, तो इनोवेशन को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है: आर्किटेक्चरल इनोवेशन, रेडिकल इनोवेशन, इंक्रीमेंटल इनोवेशन एंड डिसरप्टिव इनोवेशन। तो ये डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी और मार्केट, यानी कि नई टेक्नोलॉजी है, फिर एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है, एग्जिस्टिंग मार्केट है, फिर नई मार्केट है। इसके बेसिस पे हम 4 कैटेगरी में इनोवेशन को डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहला है इंक्रीमेंटल इनोवेशन। इंक्रीमेंटल इनोवेशन में सिंपल सा है कि आप क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। आप कुछ नया नहीं ला रहे हो, आप क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। जो आपके पास है उसी में कुछ इंक्रीज कर रहे हो, उसके फीचर्स को, उसके डिजाइन को चेंज करके आप जो है दोबारा से मार्केट में लॉन्च कर देते हो। तो दैट इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल इनोवेशन यूजिंग एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज विद इन एन एग्जिस्टिंग मार्केट, यानी कि जिस मार्केट में आप प्रोडक्ट बेच रहे थे वही मार्केट है, जिस टेक्नोलॉजी का यूज करके उस प्रोडक्ट को बेच रहे थे वही टेक्नोलॉजी है, बस आपने क्या किया है, फीचर्स में, डिजाइंस में कुछ एडिशन किया है। तो दैट इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल इनोवेशन। द गोल इज टू इंप्रूव एन एग्जिस्टिंग ऑफरिंग बाय एडिंग न्यू फीचर्स, चेंजेस इन द डिजाइन। तो न्यू फीचर्स या डिजाइन में चेंज कर दिया तो वही चीज क्या हो गया, इंक्रीमेंटल हो गया। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप मोबाइल्स में देखते होंगे, स्मार्टफोन में आए दिन कुछ ना कुछ नए नए एडिशंस आते रहते हैं। एप्लीकेशंस पे आप देखेंगे तो अपडेट्स आते रहते हैं। तो वही टेक्नोलॉजी है, वही फीचर्स है, वही सिस्टम है, वही मार्केट है, वही टेक्नोलॉजी है, लेकिन बस उसमें क्या है, फीचर्स ऐड ऑन हो गए, ठीक है, हार्डवेयर में अपडेशन हो गया, डिज़ाइन जो है चेंज हो गया। तो दैट इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल इनोवेशन। क्लियर। नेक्स्ट जो टाइप है दैट इज डिसरप्टिव इनोवेशन। डिसरप्टिव इनोवेशन में क्या होता है कि यहाँ पे आप नई टेक्नोलॉजी लेके आते हो एग्जिस्टिंग मार्केट में, अप्लाइंग न्यू टेक्नोलॉजी प्रोसेस टू एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री। तो इससे क्या होता है कि जो पुराना मॉडल होता है आपका, पुराना जो टेक्नोलॉजी होता है वो हट जाती है और नई टेक्नोलॉजी आ जाती है। तो मार्केट सेम रहेगा लेकिन जो टेक्नोलॉजी है वो नहीं आ जाएगी। सरपास द एग्जिस्टिंग मॉडल एंड टेक ओवर द मार्केट ड्यू टू एफिशिएंसी और एफिकेसी एडवांटेज। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे मार्केट तो सेम रहेगा लेकिन टेक्नोलॉजी आ जाएगी नई उस चीज़ को, यानी कि जो पुराना बिजनेस मॉडल होता है उसको हटा देगा, नया बिजनेस मॉडल लेके आ जाएगा। सरप्राइज द एग्जिस्टिंग मॉडल एंड टेक ओवर द मार्केट ड्यू टू एफिशिएंसी और एफिकेसी एडवांटेज, यानी कि उस नए टेक्नोलॉजी में कुछ ना कुछ होगा जिसकी वजह से एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाती है, तो जिसकी वजह से जो पुराना मॉडल होता है वो हटने लगता है धीरे धीरे। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप देखेंगे कि अमेजोन यूज इंटरनेट टेक्नोलॉजी टू डिस्टर्ब द एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री फॉर बुक शॉप्स। तो बुक शॉप क्या होते थे, पहले आपको बुक्स परचेज करनी जानी है तो आपको जो है बुक पे जाना पड़ता था, फिजिकली जो दुकानें ओपन होती है, शॉप्स होती है, वहाँ पे जाना पड़ता है। लेकिन अभी जो है आप अमेजोन पे जाके बुक्स ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं और बहुत सारे अब तो वेबसाइट आ गए हैं जहाँ पे आप जाके ऑनलाइन बुक्स को परचेज कर सकते हैं। तो ये क्या है, बिजनेस मॉडल, टेक्नोलॉजी चेंज किया है, बुक शॉप वही है, मार्केट वही है, लेकिन टेक्नोलॉजी चेंज कर दी है। नेक्स्ट दैट इज आर्किटेक्चरल इनोवेशन। आर्किटेक्चरल इनोवेशन में क्या होता है कि आप नया जो है मार्केट होगा लेकिन टेक्नोलॉजी पुरानी होगी। तो यहाँ पे क्या होता है, डोमेन एक्सपर्टीज टेक्नोलॉजी एंड स्किल्स एंड अप्लाई देम टू डिफरेंट मार्केट। आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास जो पहले से ही स्किल्स हैं, आपके पास जो पहले से एक्सपर्टीज है, उसी का यूज़ करके आप नए मार्केट के लिए कोई प्रोडक्ट तैयार करते हो। तो दैट इज कॉल्ड आर्किटेक्चरल इनोवेशन। कैन ओपन अप न्यू मार्केट एंड एक्सपेंड देयर कस्टमर बेस। बट ऑब्वियस बात है, आपके पास जो टेक्नोलॉजी है उसी का यूज़ करके जब आप नए नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हो तो आपका कस्टमर बेस क्या होगा, बढ़ेगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप अमेजोन और अलीबाबा को देख सकते हैं। ये क्या है, हर प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं। अमेजोन अलीबाबा आर
यूजिंग एक्सपर्टीज इन बिल्डिंग एप्स प्लेटफॉर्म एंड देयर एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस टू ऑफर न्यू सर्विस एंड प्रोडक्ट फॉर डिफरेंट मार्केट। तो नए नए मार्केट के लिए नए नए डिफरेंट प्रोडक्ट दे रहे हैं। जैसे कि आप सपोज करें कि आप स्कूल के हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, तो अब आप क्या है, अब आप अमेजोन पे जाके अपना बुक भी परचेज कर सकते हैं। अभी अमेजोन ने रिसेंटली जो है क्या किया है, मेडिकल केयर फील्ड में भी इंटर किया है। तो यहाँ पे आपको मेडिकल से रिलेटेड दवाइयाँ वगैरह ये सब भी चीज़ें मिल सकती है। तो मतलब कि आप नए नए मार्केट में अपनी ही वही एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है उसी का यूज़ करके जब नए नए मार्केट में इंटर करते हैं तो दैट इज कॉल्ड आर्किटेक्चर इनोवेशन। वहीं पे नेक्स्ट है दैट इज लास्ट फोर्थ रेडिकल इनोवेशन। रेडिकल इनोवेशन में क्या होता है कि नया मार्केट, नई टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ टेक्नोलॉजी सर्विस एंड बिजनेस मॉडल दैट ओपन अप इंटायरली न्यू मार्केट। आप ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप करते हो कि आपकी पूरा नया मार्केट ही उसके लिए डेवलप हो जाता है। जैसे कि आप सपोज करें कि पहले पुराने टाइम पे जाएं एग्जाम्पल के तौर पे, तो पहले क्या होता था कि पहले हम पैदल चलते थे, तो हमारे पास क्या आ गई, बाइक आ गई। बाइक क्या था, रेडिकल इनोवेशन था। बाइक आने के बाद फिर क्या आया, कार आया, तो जिसमें कि एक साथ 4 लोग बैठ के जा सकते हैं, दैट इज़ रेडिकल इनोवेशन। उसके बाद फिर अब ये तो हो गया कि जो है आप बाई रोड ही जा रहे हैं, ठीक है, ट्रेन आया। अब एरोप्लेन आ गया, इन्वेंशन ऑफ द एरोप्लेन। अब ये क्या है, एयरप्लेन जो है ये पूरा का पूरा रेडिकल इन्वेंशन था। यहाँ पे क्या है कि आप जो हवा से जा रहे हो, आप बाई रोड या बाई शिप पे नहीं, आप पूरे की पूरी हवाई यात्रा कर रहे हो। तो ये क्या है, रेडिकल इनोवेशन है, नई टेक्नोलॉजी, नया मार्केट। दिस रेडिकल न्यू टेक्नोलॉजी ओपनड अप अ न्यू फॉर्म ऑफ ट्रैवल इन्वेंटेड एंड इंडस्ट्री एंड ए होल न्यू मार्केट। यानी कि पूरा का पूरा नया मार्केट और पूरा ट्रैवलिंग हवाई रास्ते से जाने का आने का हो गया। तो यही 4 टाइप ऑफ इनोवेशन होते हैं, आर्किटेक्चर, रेडिकल, इंक्रीमेंटल, डिस्रप्टिव। इंक्रीमेंटल में क्या होता है, आपका जो मार्केट है और जो आप टेक्नोलॉजी यूज़ करें उसी का यूज़ करके कुछ नया फीचर डिज़ाइन ऐड कर देते हैं। फिर वहीं पे आर्किटेक्चर इनोवेशन में क्या होता है कि आपकी जो टेक्नोलॉजी है, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, उसी का यूज़ करके नए मार्केट में आप एंटर करते हैं। डिस्रप्टिव इनोवेशन में क्या होता है कि आप जिस मार्केट में हैं उसी में नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कुछ नया प्रोडक्ट डेवलप कर देते हैं। और वहीं पर रेडिकल इनोवेशन क्या होता है कि आप नया मार्केट ही क्रिएट कर देते हैं नई टेक्नोलॉजी बना के। तो दैट इज रेडिकल इनोवेशन। अब बात कर लें रोल ऑफ इनोवेशन की। तो रोल ऑफ इनोवेशन यानी कि इनोवेशन का क्या रोल है, तो बट ऑब्जर्व होता है कि जब आप कोई नया चीज़ बनाओगे, इनोवेशन का मतलब क्या होगा, कोई नई चीज़ बना रहे हो, तो यहाँ पे जब आप कोई नई चीज़ बनाओगे तो आपको कंपिटिटिव एडवांटेज मिलेगा, ग्रैबिंग अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे आप अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करोगे, कुछ नया बनाओगे तो आप जो आपके जो कंपिटिटर होंगे उनसे हट के आप आ जाएंगे। कंपिटिटिव एडवांटेज यानी कि कंपिटिटर से आगे चले जाएंगे। क्रिएट यूएसपी, यहाँ पे क्या, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। तो यहाँ पे क्या होगा, जब आप कुछ नया इनोवेट करोगे ना, तो वो चीज़ सिर्फ आपके पास होगी, वो फीचर्स, वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो सिर्फ आपके प्रोडक्ट में होगी। तो ये क्या होगा, आपके अलावा कहीं और कोई जाएगा नहीं। जैसे एप्पल का है, तो एप्पल की जो सिक्योरिटी है वो सिर्फ एप्पल के पास है और किसी मल्टीमीडिया फ़ोन में आपको नहीं मिलेगी। तो इसलिए एप्पल क्या है, एप्पल का वो सिक्योरिटी फीचर ही यूएसपी है उसका। इनहेंस ब्रांड वैल्यू, ब्रांड की वैल्यू जो हो बढ़ेगी, जैसा कि आप देख रहे हैं एप्पल की ब्रांड वैल्यू काफ़ी अच्छी है। इंक्रीज इन रेवेन्यू, रेवेन्यू भी बढ़ेगा और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। तो इनोवेशन यानी कि जब आप प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बट ऑब्वियसली जब आप टेक्नोलॉजी में इनोवेट करोगे, नई नई टेक्नोलॉजीज लाओगे इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए, प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। पहले जो काम आप हाथ से करते तो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी कम रही होगी, जब मशीन से करने स्टार्ट लग जाओगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो ये रोल ऑफ इनोवेशन है। इनोवेशन होगा तो कंपिटिटिव एडवांटेज मिलेगा, यूएसपी आएगी, ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, प्रोडक्टिविटी भी आपकी बढ़ेगी। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो रेवेन्यू भी बढ़ेगा। तो ये रोल ऑफ इनोवेशन हो गया। क्रिएटिविटी यानी कि जब आप कुछ नया क्रिएट करते हैं, नया कहने का मतलब ये है कि ऑलरेडी मार्केट में वो चीज़ एग्जिस्ट है और आप उसका कुछ डिफरेंट तरीके से उसको यूज़ करते हैं, डिफरेंट तरीके से उसको लिखते हैं, तो वही चीज़ क्या कहलाता है, क्रिएटिविटी कहलाता है। द यूज़ ऑफ इमेजिनेशन और ओरिजिनल आइडिया टू क्रिएट समथिंग। अब एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, पहले नॉर्मली हम एक कैसे लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। अब आप जो है थोड़ा सा क्रिएटिविटी अगर आप दिखाएं, इमेजिनेशन या फिर ओरिजिनल आइडियाज़ को आप यूज़ करें, तो आप ए को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं या फिर ए को जो है इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये क्रिएटिविटी कहलाता है, यानी कि ऑलरेडी जो चीज़ें हैं उसको आप डिफरेंट तरीके से कैसे आप जो है प्रेजेंट कर सकते हैं या फिर यूज़ कर सकते हैं। वहीं पे एग्जांपल के तौर पे लीजिए, जैसे ये हल है, तो नॉर्मली हल क्या है, या तो ट्रैक्टर परचेज करें या फिर हल जो है हम जो है बैल का यूज़ करके जो है खेतों में हल चलाते थे, लेकिन यहाँ पे देखिए बाइक का भी यूज़ करके जो है खेतों में हल चलाया जा रहा है। तो ये क्रिएटिविटी है, यानी कि आप चीज़ों को किस तरीके से अलग ढंग से करते हैं, वो आप अपना इमेजिनेशन या फिर आइडियाज़ का यूज़ करके कर सकते हैं। इसी तरीके से व्हील चेयर है, तो व्हील चेयर पर नॉर्मली क्या है, सीढ़ियों पर दिक्कत होती थी चढ़ने उतरने में, लेकिन आप यहाँ पे देखिए इसमें जो है क्रिएटिविटी लगाई गई और आपको जो है व्हील चेयर का इस्तेमाल जो है आप सीढ़ियों पे भी आप आसानी से उतर सकते हैं, चढ़ सकते हैं। तो क्रिएटिविटी यानी कि नए नए आइडियाज़ आते हैं। क्रिएटिविटी से क्या आते हैं, नए नए आइडियाज़ आते हैं, या आप एक ही चीज़ों को अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, तो वही चीज़ क्रिएटिविटी कहलाता है। तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बेटी एडवर्ड्स ने क्रिएटिविटी को डिफाइन किया। उन्होंने कहा कि क्रिएटिविटी इज द एबिलिटी टू फाइंड न्यू सॉल्यूशंस टू अ प्रॉब्लम और न्यू मोड ऑफ एक्सप्रेशन। यहाँ पे क्या हुआ कि आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो उसका नया तरीका जो है आप जो है फाइंड आउट कर लेते हैं, उसका नया सॉल्यूशन फाइंड आउट
कर लेते हैं, या फिर आप कुछ सी चीज़ को एक्सप्रेस करने का नया तरीका जो है फाइंड आउट कर लेते हैं। दस इट ब्रिंग्स इनटू एग्जिस्टिंग समथिंग न्यू, और इसकी वजह से क्या होता है कि कोई नई चीज़ उत्पन्न हो जाती है। टू द इंडिविजुअल एंड टू द कल्चर, यानी कि कल्चर में और किसी इंडिविजुअल के लिए कोई नई चीज़ जो है वो पैदा हो जाती है, बन जाती है। क्यों? क्योंकि आपने कुछ नया सोल्यूशन या फिर नया मोड ऑफ एक्सप्रेशन ढूंढा। ए को लिखने का अलग अलग मोड ऑफ एक्सप्रेशन है, तो आपने ए को क्रिएटिव तरीके से आपने सजा दिया, तो वो लोगों को अच्छा लगने लगता है। आप खाना निकालते हैं, खाना जो है थाली में निकालते हैं, तो अगर आप रोटी सब्जी दाल चावल सब मिक्स करके रख दें वैसे भी रख सकते हैं, या फिर आप उसको रोटी अलग रखें, चावल अलग रखें, दाल अलग रखें, सब्जी अलग रखें, उसमें सैलड लगा दें, सैलड को अच्छे से काट करके डिज़ाइन लगा दें, तो वो चीज़ क्रिएटिविटी है। तो वही चीज़ आप कर रहे हो लेकिन अलग अलग तरीके से कर रहे हो। क्लियर? तो न्यू सॉल्यूशंस ऑफ अ प्रॉब्लम, तो वही चीज़ कहलाती है क्रिएटिविटी कहलाती है। तो हम बात कर लें कंपोनेंट्स की, यानी कि क्रिएटिविटी में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो देखिए क्रिएटिविटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास लॉट्स ऑफ आइडियाज़ होने चाहिए, वो भी कम टाइम पीरियड में। यानी कि आपके पास अगर आपको क्रिएटिविटी करनी है तो कम टाइम में बहुत सारे आइडियाज़ आपके पास दिमाग में आने चाहिए। कभी कभी ऐसा आपने देखा होगा कि आप किचन में घुसते होंगे तो आपके सामने सोच में पड़ जाते हैं कि क्या बनाया जाए, क्या चीज़ें बनाई जाएँ, और फिर अचानक से एक आइटम आपके दिमाग में आ जाता है, आप अलग अलग कॉम्बिनेशन का यूज़ करके एक अच्छा सा डिश तैयार कर लेते हैं। तो ये क्रिएटिविटी है, और छोटे से टाइम पीरियड में, कम से टाइम पीरियड में आपके पास लॉट्स ऑफ आइडियाज़ है और आपने उसमें से कोई एक बेस्ट आइडिया चूज़ करके काम कर लिया। तो दैट इज़ लॉट्स ऑफ आइडियाज़ इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये क्रिएटिविटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि आपके पास आइडियाज़ होने चाहिए। आइडियाज़ होंगे तभी आप कुछ क्रिएट कर पाएंगे, कुछ नया कर पाएंगे। फ्लेक्सिबिलिटी, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़, यहाँ पे क्या बात होगी फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब कि आपके पास जो आइडियाज़ हैं वो अलग अलग तरीके से आना चाहिए। नहीं कि अब आइडियाज़ है, किचन में घुसे हैं, आइडिया सिर्फ आलू को ही लेके आ रहे हैं, आलू घर में नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आलू के ही सब्जी को लेकर बहुत सारे आइडियाज़ हैं, तो ऐसा नहीं। आपका जो आइडियाज़ है वो डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम में होने चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आइडियाज़ आने चाहिए, हर पहलू से आइडियाज़ होने चाहिए। ओरिजिनलिटी, आइडिया जो है, आइडिया में कुछ ना कुछ ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, यानी कि आपने किसी का कॉपी के पेस्ट कर लिया है, तो ओरिजिनलिटी भी होनी चाहिए। एंड कॉम्प्लेक्सिटी ओरिएंटेशन, मतलब कि आप जो है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रेडी रहें। आपका एटीट्यूड ये होना चाहिए कि जो भी प्रॉब्लम आएगी उसका पॉसिबल आंसर आप जो है सर्च करेंगे। क्लियर? अब बात कर लें प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी की, तो क्या प्रोसेस होता है, यानी कि जब भी क्रिएटिविटी हम कोई कर रहे होते हैं तो क्या प्रोसेस होता है या फिर क्या प्रोसेस होना चाहिए। देखिए कोई फिक्स प्रोसेस नहीं है, लेकिन सबसे पहले आपके सामने एक प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हो, आइडिया जनरेट करते हो, यानी कि प्रिपरेशन कर रहे हो एक तरीके से क्रिएटिविटी की। तो आइडिया जनरेट करते हो, कैसे जनरेट कर सकते हो, रिसर्च कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो, तो अलग अलग चीज़ें करते हो, वहाँ से आपको आइडिया आता है। आइडिया को फिर आप क्या करते हो, इवेलुएट करते हो या फिर वेरिफिकेशन करते हो, यानी कि जो प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग आप जो है आइडिया को, अलग अलग आइडियाज़ को इवेलुएट करते हो कि क्या ये आइडिया बेनिफिशियल होगा या फिर क्या इसके नुकसान होंगे, क्या हम उस आइडिया को इंप्लीमेंट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अलग अलग बेसिस पे आप जो है इकोनॉमिक क्राइटेरिया, टेक्निकल क्राइटेरिया, अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पे आप उसको वेरीफाई करते हो आइडिया को। फिर उसमें से जो आइडिया जो आपको लगता है कि हाँ ये वर्दी नहीं है, उनको आप एलिमिनेट करते हो, और जो फाइनल आइडिया चूज़ करते हो उसको इंप्लीमेंट करते हो, फिर सोल्यूशन जो पॉसिबल अल्टरनेटिव सोल्यूशन होता है उसको सिलेक्ट करते हो। क्लियर? तो ये प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी होता है कि प्रॉब्लम होगी, उसके लिए आइडिया जनरेट करोगे, उसको जो है आप इवेलुएट करोगे, अलग अलग आइडियाज़ को वेरीफाई करोगे, इल्यूमिनेट करोगे जो भी फालतू के आइडिया होंगे, और बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन जो है उसको आप इंप्लीमेंट करोगे या फिर उसको सेलेक्ट करोगे। क्लियर? अब बात कर ले मेथड ऑफ इनहेंसिंग क्रिएटिविटी, यानी कि अपनी क्रिएटिविटी को अगर आपको इनहेंस करना है, यानी कि और अच्छे से क्रिएटिविटी लेके आनी है, तो क्या क्या मेथड हो सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आता है फोर्स्ड एसोसिएशन मेथड, जो कि CS विटिंग ने दिया था। तो फोर्स्ड एसोसिएशन मेथड में क्या होता है कि यहाँ पे दो डिफरेंट आइडियाज़ को आप कंबाइन कर देते हो और कंबाइन करके कोई न्यू आइडिया जनरेट करते हो, तो उसको कहते हैं फोर्स्ड एसोसिएशन। यहाँ पे एसोसिएशन का मतलब क्या हो गया कि मिला देना। तो आप क्या कर रहे हो, अलग अलग आइडियाज़ को कंबाइन करके कोई नया आइडिया जनरेट कर देते हो, तो दैट इज कॉल्ड फोर्स एसोसिएशन मेथड। CS विटिंग ने इस आइडिया मेथड को दिया था। नेक्स्ट है चेकलिस्ट मेथड, इसको हम 5W+H भी कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है चेकलिस्ट में कि आप कोई प्रॉब्लम होता है उसको सामने लिख लेते हो, उसके बाद फिर उसके पॉसिबल आंसर्स जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो, यानी कि व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, वेयर, बाई हुम, ये सारे क्वेश्चंस जो है उसके आंसर्स जो है फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, इसको कहते हैं चेकलिस्ट मेथड। तो इससे भी क्या है आपके पास आइडियाज़ आएंगे, इससे भी पॉसिबल सॉल्यूशंस जो है किसी भी प्रॉब्लम का निकल के आता है। क्लियर? नेक्स्ट है कलेक्टिव नोटबुक मेथड, इसको हम ब्रेन राइटिंग या फिर ब्रेन स्टॉर्मिंग भी कह सकते हैं। कलेक्टिव नोटबुक मेथड में क्या होता है CNB में कि यहाँ पे CNM में यहाँ पे क्या होता है कि अलग अलग बहुत सारे लोगों को बैठा दिया जाता है, उनको प्रॉब्लम दे दिया जाता है और उनसे जो है बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है। उसके बाद सभी ने जो भी पॉसिबल
पॉसिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट किए होंगे उसको कंबाइन करके उसमें से बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस को निकाला जाता है। यानी कि अलग अलग लोग अपने आइडियाज़ को लिखेंगे, फिर उसमें से जो बेस्ट आइडिया होगा उसको सिलेक्ट किया जाता है। तो दैट इज कलेक्टिव नोटबुक मेथड। वहीं पे आता है माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग क्या होता है यहाँ पे कि जो प्रॉब्लम होता है उसको जो है सेंटर में लगा दिया जाएगा। एक वाइट बोर्ड हो गया या फिर आपका जो कार्डबोर्ड हो गया, उसमें प्रॉब्लम को सेंटर में रख दिया जाएगा। अब उसको जो है अलग अलग ऑब्जेक्ट, अलग अलग कलर से, अलग अलग जो एनिमेशन से आप जो है उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं एक दूसरे को लिंक करके। क्लियर? तो ये टोनी बुजा ने दिया था माइंड मैपिंग। माइंड मैप यानी कि एक मैप बनाते हो, नक्शा बनाते हो कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे कैसे निकाला जा सकता है, फिर क्या क्या हो सकता है। तो माइंड मैपिंग। नेक्स्ट है गॉर्डन मेथड। गॉर्डन मेथड में क्या होता है कि यहाँ पे 6 लोगों का ग्रुप होता है, 6 लोगों को ग्रुप दिया बनाया जाता है और उनको जो है पॉसिबल सॉल्यूशंस जो है फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है। और फिर वो लोग जो है जो उनमें से बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन आपस में डिस्कस करके बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन उसको जो है वो सिलेक्ट करते हैं। तो एक कुछ हद तक जो है कलेक्टिव नोटबुक मेथड की तरह ही यहाँ पे होता है। बस यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 6 लोगों का ही ग्रुप होगा, ऐसा फिक्स कर दिया गया है। फिर आता है एट्रीब्यूट लिस्टिंग मेथड। एट्रीब्यूट लिस्टिंग मेथड में क्या होता है कि जो प्रॉब्लम्स की एट्रीब्यूट्स होती हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो प्रॉब्लम है, उसको जो है लिस्ट किया जाता है और फिर हर एक एट्रीब्यूट के लिए एनालाइज किया जाता है, उसकी प्रॉस को, उसकी कॉन्सिक्वेंसेज को जो है एनालाइज किया जाता है और उसके बाद जो है बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन को निकाला जाता है। तो ये आरपी क्रॉफोर्ड ने एक कॉन्सेप्ट जो है, ये मेथड जो है दिया था। क्लियर? तो ये मेथड हो गया किसका? क्रिएटिविटी का। अपनी क्रिएटिविटी को कैसे और अच्छे से इन्हेंस कर सकते हैं। तो फोर्स्ड एसोसिएशन मेथड यानी कि 2-3 आइडिया है उसको कंबाइन कर दीजिए। चेकलिस्ट मेथड, क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, किसने किया, ये सारे क्वेश्चंस को आप फाइंड आउट करिए, उसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करिए तो आपके पास सॉल्यूशन ऑटोमेटिक आ जाएगा। कलेक्टिव नोटबुक मेथड, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को बैठा लीजिए, उनको प्रॉब्लम बताइए, सब लोग अपने अपने हिसाब से सॉल्यूशन लिखे, फिर उनको सारे सॉल्यूशंस को कंबाइन करके एक बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन जो है फाइंड आउट कर लीजिए। माइंड मैपिंग, यहाँ पे क्या होता है कि आप मैप बनाइए, आप जो प्रॉब्लम को सेंटर में रख दीजिए, उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है आप पॉसिबल सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करिए। टोनी बुजा ने दिया था गॉर्डन मेथड, जहाँ पे 6 लोगों का ग्रुप होता है, उन 6 लोगों को जो है प्रॉब्लम बताई जाती है और उसका पॉसिबल सॉल्यूशंस जो है फाइंड आउट करवाया जाता है। एट्रीब्यूट लिस्टिंग मेथड, जहाँ पे आप जो है प्रॉब्लम की कैरेक्टरिस्टिक्स को, एट्रीब्यूट्स को लिस्ट करते हैं और उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो ये मेथड हो गया क्रिएटिविटी को इनहेंस करने का। अब बात कर लें कि रोल, यानी कि ये क्रिएटिविटी का फायदा क्या है, रोल क्या है। तो बट ऑब्वियस बात है कि सबसे इंपॉर्टेंट कि लीड्स टू इनोवेशन, यानी कि अगर आपके पास क्रिएटिविटी होगा ही नहीं, नए नए आइडियाज़ होंगे ही नहीं, तो आप इनोवेट कुछ कर ही नहीं पाओगे। इनोवेशन मतलब कुछ नया बनाना, तो आप नया बना ही नहीं पाओगे जब आपके पास आइडिया ही नहीं होगा। क्लियर? दूसरा है डिस्कवर न्यू सॉल्यूशंस। कोई भी प्रॉब्लम है उसके अलग अलग सॉल्यूशंस हो सकते हैं, तो नए नए सॉल्यूशंस को अगर आपको फाइंड आउट करना है किसी प्रॉब्लम के लिए, तो उसको जो है उसके लिए क्रिएटिविटी जरूरी होती है। तो बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग, यहाँ पे प्रॉब्लम को आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? इंक्रीज इफिशियंसी, क्रिएटिविटी है तो आप अपनी इफिशियंसी को बढ़ा सकते हैं। कहते हैं ना शॉर्टकट, तो जो शॉर्टकट है वो क्रिएटिविटी ही है। तो इंक्रीज एफिशिएंसी, आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाता है क्रिएटिविटी। इनहेंस नॉलेज, नॉलेज को इंप्रूव करेगा। बट हो जाता है कि जब आप रिसर्च करोगे, एक्सप्लोर करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने के लिए, तो आपकी नॉलेज भी क्या होगी? इनहेंस होगी। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटीज़, यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करने का बहुत सारा मौका मिलता है क्रिएटिविटी में। तो ये क्रिएटिविटी के कुछ इंपॉर्टेंस हो गए। डिज़ाइन थिंकिंग, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट को कस्टमर को सेल करके, कस्टमर को सेटिस्फाई करके अपनी इस मार्केट शेयर को बढ़ाना, अपनी ग्रोथ को बढ़ाना। तो कोई भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके पास 2 टेक्निक हो सकते हैं, 2 तरीके हो सकते हैं प्रोडक्ट को डेवलप करने का। पहला कि वो प्रोडक्ट को डेवलप कर दे, उसके बाद बताए कि एंड यूजर को कैसे काम आ सकता है। ठीक है, यानी प्रोडक्ट बना दिया, उसके बाद आप बता रहे हो कस्टमर को ये इस तरीके से आपके काम आ सकता है, प्रोडक्ट को परचेज करें। या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप एंड यूजर को क्या चाहिए इस चीज़ को समझें और उसके बाद जो है प्रोडक्ट को डेवलप करें। तो अगर आप इन दोनों अप्रोच में देखेंगे तो बट ऑब्वियस बात है कि ऑर्गेनाइजेशन जो एंड यूजर को क्या चाहिए वो समझ के प्रोडक्ट बना रहा है तो उसको ज़्यादा बेनिफिट होगा, या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोडक्ट बना रहा है उसके बाद बता रहा है कि आपको ये कैसे काम आ सकता है। तो बट ऑब्वियस बात है आंसर आपका क्या आएगा कि ऑब्वियसली जब आप हमारा प्रॉब्लम समझ के हमारे लिए वो प्रोडक्ट बनाएंगे तो हम उस पर ज़्यादा परचेज करेंगे, हम उससे ज़्यादा सेटिस्फाई होंगे। तो दूसरा अप्रोच क्या होगा आपके लिए सही होगा। तो पहला अप्रोच क्या हो जाएगा? रॉन्ग अप्रोच हो जाएगा, यानी कि आप पहले प्रोडक्ट बनाओ उसके बाद कस्टमर को बताओ कि कैसे काम आ सकता है, ये रॉन्ग अप्रोच है। जो दूसरा अप्रोच है कि एंड यूजर को क्या चाहिए इस चीज़ को समझ के आप जो है प्रोडक्ट बनाते हो, तो दैट इज़ राइट अप्रोच। और यही डिज़ाइन थिंकिंग होता है, यानी कि आप जब कस्टमर्स की ओरिजिनल प्रॉब्लम को समझ के, एंड यूजर की रियलिटी को समझकर उसके अकॉर्डिंग क्रिएटिव आइडियाज़ डेवलप करके प्रोडक्ट को डेवलप करते हो, तो वही चीज़ क्या कहलाती है? डिज़ाइन थिंकिंग कहलाती है। तो डिज़ाइन थिंकिंग को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? इट इज़ अ प्रोसेस फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम बाई प्रायोरिटाइजिंग द कंज्यूमर्स नीड अबव ऑल एल्स, यानी कि बाकी सभी चीज़ें छोड़ के जब आप कंज्यूमर्स की नीड को प्रायोरिटाइज करके उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है कोई चीज़ डेवलप करते हो, तो दैट इज कॉल्ड डिज़ाइन थिंकिंग।
इट रिलाइज ऑन ऑब्जर्विंग विथ एम्पैथी हाउ पीपल इंटरेक्ट विथ इन्वायरमेंट। अब कोई भी जो पीपल्स होते हैं वो चारों तरफ से किसी न किसी चीज़ों से घिरा हुआ है, उसकी जो प्रॉब्लम्स आती है वो भी इन्वायरमेंट्स में कैसे इंटरेक्ट करना है उसी से प्रॉब्लम जनरेट होती हैं। तो पीपल कैसे इंटरेक्ट करता है अपने इन्वायरमेंट से, उस चीज़ को समझकर विथ एम्पैथी यानी कि उसकी फीलिंग्स को समझकर जब आप जो है डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ या अप्रोच लगाते हो इनोवेटिव सॉल्यूशन डेवलप करने के लिए, तो उसी को हम क्या कहते हैं, डिज़ाइन थिंकिंग कहते हैं। ठीक, या आपने पीपल कैसे इंटरेक्ट करते हैं अपने इन्वायरमेंट को, वहाँ से प्रॉब्लम जनरेट होती है, उसी प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करते हो, ऑब्जर्व करके जब आप क्रिएटिव इनोवेटिव सॉल्यूशन डेवलप करते हो तो दैट इज कॉल्ड डिज़ाइन थिंकिंग। डिज़ाइन थिंकिंग इज ह्यूमन सेंटर्ड। डिज़ाइन थिंकिंग क्या होता है, वो ह्यूमन सेंटर्ड होता है, यानी कि आप एंड यूज़र की प्रॉब्लम को समझते हो, उसकी फीलिंग्स को समझते हो, उसके बाद फिर आप जो है प्रॉब्लम को डिफाइन करके क्रिएटिव सॉल्यूशंस जो है बनाते हो। विच मीन्स ह्यूमन सेंटर्ड का मतलब क्या हो गया, विच मीन्स दैट इट यूजेज एविडेंस ऑफ हाउ कंज्यूमर्स यानी ह्यूमंस एक्चुअली इंगेज विथ अ प्रोडक्ट और सर्विस, यानी कि एक्चुअल में कंज्यूमर्स कैसे जो है इंगेज होंगे किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस के, इस चीज़ को यहाँ पे जो है कंसीडर किया जाता है, रेदर देन हाउ समवन एल्स और एन ऑर्गेनाइजेशन थिंक्स दे विल इंगेज विथ इट। यानी कि आप क्या सोचते हो कि कंज्यूमर कैसे इंगेज होगा, इसको ना सोच के कंज्यूमर एक्चुअली में कैसे इंगेज होगा, इस चीज़ को समझा जाता है डिज़ाइन थिंकिंग में, और उसके बाद जो है प्रॉब्लम जो क्रिएटिव इनोवेटिव सॉल्यूशंस होते हैं उसको डेवलप किया जाता है। तो यहाँ पे डिज़ाइन थिंकिंग में कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, वो चाहे कार पार्किंग का इशू हो सकता है या फिर वेंटिलेटर रिक्वायरमेंट, आप देख रहे होंगे अभी भी बहुत सारे केसेज आते हैं तो वेंटिलेटर्स की कमी पड़ जाती है, तो कैसे उसको जो है सॉल्व आउट किया जाता है, या फिर प्रोवाइडिंग हेल्दी मील, स्कूल्स में बहुत सारे स्कूल्स में जो है हेल्दी जो है मील मिड डे मील चलता है, तो वहाँ पे कैसे आप हेल्दी मील प्रोवाइड कर सकते हो, तो कोई भी इशू हो सकता है, तो कैसे आप जो है कस्टमर्स को या एंड यूजर्स की नीड को, उसकी प्रॉब्लम को समझकर उसके बाद जो है क्रिएटिव आइडियाज़ डेवलप करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डिज़ाइन थिंकिंग। तो यहाँ पे मेन मोटिव क्या होता है कि कंज्यूमर्स की नीड को समझकर उसके लिए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्रिएटिव आइडियाज़, क्रिएटिव इनोवेटिव सॉल्यूशंस बनाना, दैट इज़ डिज़ाइन थिंकिंग। तो यहाँ पे इसके कुछ प्रोसेस होते हैं, तो नॉर्मली 5 स्टेप होते हैं। पहला होता है एम्पैथाइज। एम्पैथाइज में क्या होता है कि आप जो है कस्टमर्स की फीलिंग्स को समझते हो, कस्टमर को क्या चाहिए उस चीज़ को समझते हो। लर्न अबाउट द यूजर्स फॉर whom you are designing, यानी कि जिसके लिए आप कोई चीज़ डिज़ाइन कर रहे हो पहले उसके बारे में आप समझ तो जाइए कि वो है क्या, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी एजुकेशन क्या है, उसका एज क्या है, उसका पैटर्न क्या है। ठीक, अंडरस्टैंड द नीड एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द एंड यूजर्स बाय ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यू। अब आप कैसे उसको समझ सकते हो, उसको ऑब्जर्व करके, उसका इंटरव्यू लेके, उसकी प्रॉब्लम्स को, उसके नीड्स को, उसके बैकग्राउंड को आप समझ सकते हो, यानी कि हु इज़ माई यूज़र, व्हाट मैटर्स टू दोज यूजर्स, ये सारे क्वेश्चन आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हो। जब आप एम्पैथाइज कर लेते हो यानी कि उसके बारे में पूरा डिटेल निकाल लेते हो एंड यूजर के बारे में, तब आप क्या करते हो, अगला स्टेप दैट इज डिफाइन। अब आप जो है प्रॉब्लम को डिफाइन करोगे। डिफाइन द प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यू, यानी कि जो भी आपने डिटेल्स डेटा निकाला एंड यूजर से ऑब्जर्व करके, इंटरव्यू करके, उसके बेसिस पे आप जो है प्रॉब्लम को डिफाइन करिए कि क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्टली। कि सपोज करें कि कहीं पे पानी की दिक्कत हो, तो यहाँ पे उन यूजर्स की दिक्कत क्या हो सकती है कि ये यूजर्स जो हैं यहाँ से 10 किलोमीटर पैदल जाते हैं, सर पे मटका रख के जाते हैं, उसके बाद पानी लेके आते हैं, तो ये उनकी प्रॉब्लम है, उसको डिफाइन करिए। ठीक है, व्हाट आर देयर नीड और प्रॉब्लम, इस चीज़ को डिफाइन करिए। जब आपने इस चीज़ को डिफाइन कर लिया तो अगला स्टेप आता है दैट इज आइडिएट। अब आप जो है उसके लिए आइडिया निकालिए कि कैसे वो जो 10 किलोमीटर पैदल जाते हैं पानी लाने के लिए, उसको कैसे हम जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ब्रेन स्टॉर्म एंड कम अप विथ एज मेनी क्रिएटिव सॉल्यूशन एज पॉसिबल। तो आइडिएट में क्या करते हैं हम कि ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, यानी कि बहुत सारे आइडियाज़ डेवलप करते हैं, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आइडियाज़ डेवलप करके उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है वो चीज़ यहाँ पे डेवलप किया जाता है। थिंक ऑफ सॉल्यूशन टू ईच एस्पेक्ट ऑफ प्रॉब्लम, हर एस्पेक्ट को समझिए। आप सपोज करिए कि आपने क्या किया, वहाँ पे पानी का टैंकर लगा दिया और बोल दिया कि 5 रुपये में 10 लीटर पानी आप ले सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पास वो 5 रुपये भी ना हो, तो वो कहाँ से यूज़ करेंगे। तो यानी कि आप बहुत सारे मल्टीपल एस्पेक्ट्स को सोच के डिफरेंट सॉल्यूशंस वहाँ पे जनरेट करिए। वाइल्ड आइडियाज़ इंकरेज, इस स्टेज में क्या होता है कि वाइल्ड आइडियाज़ को इंकरेज किया जाता है कि आप डिफरेंट आइडियाज़ लाइए कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। जब आप डिफरेंट आइडियाज़ बन जाते हैं तो उसमें से आप क्या करते हैं, बेस्ट आइडिया को चूज़ करते हैं, उसका एक प्रोटोटाइप तैयार करते हैं। प्रोटोटाइप यानी कि मॉडल, एक रफ ड्राफ्ट आप तैयार करते हैं जिसको आप दूसरों को दिखा सकें। भाई आपके आइडियाज़ क्या चल रहे हैं माइंड में, जो आइडियाज़ हैं उसको कुछ ना कुछ एक मॉडल तैयार करेंगे ना, तभी तो आप दूसरों को दिखाएंगे, तभी तो उसके ऊपर जो है कोई काम हो सकता है। तो प्रोटोटाइप तैयार करना है। बिल्ड अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन और मोर क्रिएटिव आइडियाज़, तो आइडिएट वाले स्टेज में जो भी आपने डिफरेंट आइडियाज़ निकाले उसके लिए जो है आप मॉडल तैयार करिए। रफ आइडिया ये क्या है, इट इज़ अ रफ ड्राफ्ट होता है। आप डिफरेंट क्रिएटिव आइडियाज़ के लिए ड्राफ्ट तैयार करिए। हाउ कैन आई शो माई आइडियाज़, यहाँ पे क्या होता है कि हम अपने आइडियाज़ को कैसे दिखाएंगे, तो उसके लिए आप ड्राफ्ट तैयार करोगे तभी तो आप दिखा सकोगे। फिर आप जो है ड्राफ्ट तैयार करते हो, उस चीज़ को दिखाते हो। अब जो डिफरेंट आइडियाज़ का आपने प्रोटोटाइप तैयार किया है उसको क्या करोगे,
टेस्ट करोगे। शेयर द प्रोटोटाइप आइडिया विथ ओरिजिनल यूजर्स फॉर फीडबैक। यहाँ पे क्या करते हैं, आप उस प्रोटोटाइप को ओरिजिनल यूजर्स के साथ जो है फीडबैक के लिए जो है शेयर करते हैं। तब आप जो है आप पता चलता है कि क्या काम कर रहा है और क्या काम नहीं कर रहा है, व्हाट वर्कड एंड व्हाट डिड नॉट वर्क। अब आपको अगर जो आपने प्रोटोटाइप बनाया है तो उनमें से बहुत सारे आइडियाज़ के लिए प्रोटोटाइप बनाया, तो जो आइडिया बेस्ट रहेगा उसको फिर आप जो है उसके अकॉर्डिंग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वहीं पे अगर कोई कमी रहती है तो उसको आप रिमूव भी कर सकते हैं। तो दैट इज डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस। आप क्या करते हो, पहले आप अपने कस्टमर्स को समझते हो, उसके बैकग्राउंड को समझते हो, उसकी नीड को, उसके प्रॉब्लम को समझते हो। उसके बाद ऑब्जर्वेशन इंटरव्यू के बेसिस पे जो भी आपने समझा प्रॉब्लम जो है आप डिफाइन करते हो उसकी एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद फिर आप जो है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट आइडियाज़ डेवलप करते हो। डिफरेंट आइडियाज़ को डेवलप करके आप उसके लिए जो है कुछ की इंपॉर्टेंट जो क्रिएटिव आइडियाज होते हैं उसके लिए प्रोटोटाइप तैयार करते हो, मॉडल ड्राफ्ट तैयार करते हो, रिप्रेजेंटेशन तैयार करते हो। उसके बाद उसको जो है टेस्ट करते हो। टेस्ट करने पे जो भी कमियां होती हैं उसको रिमूव करके फिर फाइनली आप क्या करते हो, प्रोडक्ट को डेवलप कर देते हो। तो दैट इज डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस। तो डिज़ाइन थिंकिंग का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि आप कंज्यूमर्स की प्रॉब्लम को समझकर उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो डिफरेंट आइडियाज़ डेवलप करते हैं, दैट इज डिज़ाइन थिंकिंग। डिज़ाइन थिंकिंग का यूज़ करके आप कस्टमर्स की नीड को, प्रॉब्लम को समझ के जो है क्रिएटिव आइडियाज़ डेवलप करके प्रोडक्ट को इनोवेट कर सकते हैं। जैसे कि ओरल बी ने इलेक्ट्रिक टूथब्रश लॉन्च किया, तो ओरल बी ने क्या किया था, एक्सपर्टीज ऑफ डिजाइनर्स किम कोलिन और सैम हेच को रिक्रूट किया ताकि वो स्मार्टर इलेक्ट्रिक टूथब्रश जो है वो डेवलप कर सके। तो मैन्युफैक्चरर ने जो है इन डिजाइनर्स को, एक्सपर्टीज ऑफ डिजाइनर्स को बोला, सजेस्ट किया कि आप जो है ऐसा इलेक्ट्रिक टूथब्रश बनाइए जिसमें कि सोफिस्टिकेटेड डेटा ट्रैकिंग फीचर्स भी हो, जिसमें कि म्यूजिक प्लेयर भी लगा सके। जो ब्रश कर रहा है, जो कस्टमर ब्रश कर रहा है वो अपने सिंगल टूथ, कौन से सिंगल टूथ को ब्रश कर रहा है उसको भी वो फील कर सके, जम्स को फील कर सके। तो यहाँ पे जो है जो डिज़ाइनर थे, एक्सपर्टीज डिज़ाइनर्स, उन्होंने कहा, उन्होंने एडवाइस किया देम टू थिंक मोर अबाउट द कस्टमर एक्सपीरियंस एज अपोज टू देयर ऑन विजन फॉर द प्रोडक्ट। यानी कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरर क्या सोचा था, वो अपना विजन सोचा था कि हम अपने टूथब्रश में म्यूजिक सिस्टम देंगे, हम जो है ऐसा डेटा ट्रैकिंग फीचर्स देंगे। तो यहाँ पे जो डिज़ाइनर्स थे उन्होंने कहा कि आप कस्टमर के एक्सपीरियंस पे ध्यान दीजिए, अपने विजन पे ध्यान मत दीजिए। जो डिज़ाइनर्स थे उन्होंने सजेस्ट किया कि आप जो है कुछ सिंपल एडिशन कर सकते हैं ब्रश में, जिससे कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो रिपोर्ट करते हैं कस्टमर उसको सॉल्व किया जा सकता है। जैसे कि आप जो है ऑन द गो यूएसबी चार्जिंग ऐड कर दीजिए, ठीक है, और जो ब्रश हेड्स होते हैं उसको ऑर्डर रिप्लेसमेंट को ईजियर बनाइए। तो इससे जो है आपकी सेल्स बढ़ेगी और फाइनली जो रिपोर्ट आई उसके अकॉर्डिंग सेल्स और जो है कस्टमर की लॉयल्टी भी इंक्रीज हुई। तो यहाँ पे ये चीज़ यही थी डिज़ाइन थिंकिंग। तो डिज़ाइन एक्सपर्टीज ऑफ डिज़ाइनर जो किम कोलिन और सैम हेच थे उन्होंने सजेस्ट किया कि आप अपना विजन मत देखिए कि हम ये चीज़ लगा देंगे, वो चीज़ लगा देंगे, क्या एक्चुअली में वो चीज़ चाहिए कस्टमर को और कस्टमर की एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है उस चीज़ को समझिए। तो कस्टमर की प्रॉब्लम ये थी कि इसको जो है चार्जिंग की प्रॉब्लम हो सकती थी, कस्टमर की प्रॉब्लम थी कि जो ब्रश हेड होता है उसको चेंज करने में दिक्कत होती है, उसके ऑर्डर रिप्लेसमेंट में प्रॉब्लम आती थी। तो उसको उन्होंने इंप्रूव किया और जिससे कि सेल्स और कस्टमर लॉयल्टी दोनों बढ़े। तो इस तरीके से जो है डिज़ाइन थिंकिंग का यूज़ आप जो है प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से आपने उबर ईट्स का देखा होगा। तो उबर ईट्स में भी क्या है, इन्होंने जो है प्रोडक्ट को बनाने से पहले, सर्विस को बनाने से पहले उन्होंने बाकायदा जो है उस पर रिसर्च किया। जो उबर ईट्स के डिज़ाइनर्स थे वो डिफरेंट सिटीज़ में जो है भेजे गए ताकि वो ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिलीवरी और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री और फूड कल्चर को अच्छे से समझ सकें। उसके अलावा वो रैपिड फील्ड टेस्टिंग भी करते थे जहाँ पे डिज़ाइनर्स इंटरव्यू करते थे, प्रोटोटाइप डेवलप करते थे पीपल्स के साथ मिलकर, रेस्टोरेंट वर्कर, डिलीवरी ड्राइवर्स और मील रेसिपिएंट्स, इन सभी से जो है प्रोटोटाइप डेवलप करके इंटरव्यू भी कर रहे थे। उबर ईट्स टीम ऑल्सो होल्ड्स इनोवेशन वर्कशॉप वेयर टीम मेंबर्स फ्रॉम मेनी डिसिप्लिन गैदर टू ब्रेनस्टॉर्म पॉसिबल इंप्रूवमेंट्स। यहाँ पे जो है वर्कशॉप भी किया जा रहा था, इनोवेशन वर्कशॉप किया जाए जहाँ पे टीम मेंबर्स एक साथ आते थे और ब्रेनस्टॉर्म करते थे, पॉसिबल इंप्रूवमेंट्स को ध्यान देते थे। दीज सेम डिजाइनर्स ऑल्सो अल्टेज न्यूमरस आउट ऑफ ऑफिस कॉन्फ्रेंस, मीटअप्स एंड टॉक्स रिलेटेड टू द रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, क्यूजिन ट्रेंड्स एंड फूड टेक्नोलॉजी। तब जाके उबर ईट्स को जो है डेवलप किया गया। तो ये जो है डिज़ाइन थिंकिंग होता है कि आप एग्जैक्टली कस्टमर की नीड को समझिए कि कस्टमर क्या चाहता है, प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ आती हैं, उसके बाद जो है उसमें इंप्रूवमेंट करेंगे तो आपकी सेल्स, आपकी जो कस्टमर लॉयल्टी वो दोनों इंक्रीज होगी। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।